नमस्कार, गुड मॉर्निंग यार। बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शुक्रवार को गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी, उसके बाद से अमेरिकी बाज़ारों में भी हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हालांकि वीकेंड पे एक रिकवरी देखने को मिली, जिस तरीके से हमने देखा खासतौर से अमेरिकी बाज़ारों में जो है फ्यूचर्स में जो है रिकवरी आती हुई दिखाई दी। उसके बाद एशियाई बाज़ार, भारतीय बाज़ारों भी जो है मजबूती के साथ फ्लैट खुले, लेकिन उसके बाद से 24,800 का स्तर पार करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो जितनी सारी चिंताएं दिखाई दे रही हैं उसमें निश्चित रूप से पहले पता था, और यही हमने थंब भी लगाया कि 24,800 पार क्या टिक पाएगा बाजार, वो नहीं टिका। उसके बाद से हमने देखा इंट्राडे लेवल पे 24,703 का इंट्राडे लेवल जो इंट्राडे लो जो है वो देखने को मिला। अब जिस तरह की चिंताएं हैं खास तौर से क्रूड को लेकर के, रुपए को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को लेकर के, वो चिंताएं बाजार के लिए बड़ी हो सकती हैं। जिस तरीके से अब ईरान इजराइल युद्ध जो है वो ऐसा लग रहा है कि एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से ट्रेड लेने चाहिए, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आज के दो खास मेहमानों को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप हल्दर जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत तापसे जी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के दिन, और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। आप दोनों की मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहे। प्रशांत जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं बाजार को सर? क्या ये चिंता जो है और ज़्यादा परेशान कर सकती है फ्यूचर में? क्योंकि जिस तरीके से क्रूड बिहेव कर रहा है ये थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है, और अब तो प्रोजेक्शन आने लगे हैं कुछ लोगों के $150 तक के, तो वो तो पूरा मतलब जो पूरी हमने जो प्रोजेक्शन किया है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, वो फिर बिगड़ जाएगा। क्या टिप्पणी है आपकी? गुड मॉर्निंग विपुल जी, प्रदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने सही बताया कि जिस तरीके से माहौल है ग्लोबल मार्केट्स में, ये क्रूड को और गोल्ड को दोनों इतना मतलब वोलेटाइल बना देगा, और वो इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी के लिए मीनिंगफुल इम्पैक्ट लेके आएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और यूएस में भी देखो वेडनेसडे को एक मीटिंग है फेड के इंटरेस्ट रेट्स पे, वहां पे मुझे लगता है कि अनचेंज ही आने वाला है। थोड़े दिन पहले तो लग रहा था कि कुछ इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं, बिकॉज फेड चाहते थे कि थोड़ा सा इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट कट हो, और इवन ट्रम्प भी चाहते थे कि ऑलमोस्ट साल भर के अंदर 200 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। बट अभी जिस तरीके से क्रूड ने 4 दिनों में जो हलचल मचाई है, उसमें से मुझे लग रहा है कि वो शायद पोस्टपोन होगा इंटरेस्ट रेट कट करने का, शायद अनचेंज ही आ सकता है। सो मार्केट्स इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। बट इंडियन मार्केट्स का जो अंडरटोन है, मतलब जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, वो शायद बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से हमने Q4 अर्निंग्स देखे, जिस तरीके से मॉनसून चालू हो चुका है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, IIP डेटा, बहुत सारी चीजें फैक्टर करते हैं कि इंडियन अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। ये वीक वोलेटाइल रहेगा। देखो 10 दिन पहले तो हम लोग ये इजराइल और इराक के बारे में बात नहीं कर रहे थे, आज हम लोग लास्ट वीकेंड से इसको बात कर रहे हैं। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस का जो हर्डल है वो इंडियन मार्केट्स को थोड़ा सा अंडर प्रेशर रखेगा। मुझे लगता है कि ऐसे चीजों पे अपॉर्चुनिटिस्टिक स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए। मार्केट्स को अग्रेसिव ट्रेड तो नहीं करना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स जो खुद फंडामेंटल रिसर्च करके जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किए होंगे, अगर वो अच्छे लेवल्स पे मिलते हैं और अपसाइड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स अच्छे दिखते हैं, तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। सो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। ठीक सर। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस बाजार को लेकर के? आज खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और उसने बाजार को थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है वो ख़राब किया है। कैसे देख रहे हैं आप इस बाजार को? गुड मॉर्निंग विपुल जी, आपको एंड प्रशांत सर को। सो देखिए, बेसिकली लास्ट दिन में मैंने बताया था कि 25,000 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पाया, और थोड़ा अच्छा है निफ्टी में एटलीस्ट जो लास्ट डे का पेनिक लो था, सेलिंग प्रेशर था ऑलमोस्ट 24,490 480 के आसपास था अप्रोक्स। सो वहाँ पे उसके नीचे नहीं गया, अभी एटलीस्ट 24,745 750 के आसपास सस्टेन हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि निफ्टी अच्छा, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हो रहा है, इंडेक्स मैनेजमेंट। लेकिन जो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप है, आप देख पा रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 1% नीचे है इंडेक्स आज। और स्मॉल कैप में जितने भी कंपनीज थे, मिड कैप में जितने भी कंपनीज थे, ब्रेकआउट के बाद जो भी थोड़ा बहुत सस्टेन हो रहा था, सारे ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक अभी नीचे आ रहा है। तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि दो तरह का इन्वेस्टर है।
अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट 4 से 5 महीना क्या हो सकता है, तो फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा बहुत वॉलेटाइल यहाँ पे हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट 2 से 3 साल मैं पूरा पॉजिटिव ही हूँ। क्योंकि देखिए 24,500, 24,450 इसके नीचे क्लोजिंग मींस मुझे लगता है कि 24,000 तक जा सकता है, उसके बाद 24,000 भी ब्रेक होके और भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं करंट जोन पे रह के मैं बता नहीं सकता कि ये 22 में चला जाएगा फिर से, क्योंकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है ना, ये दिन के दिन और भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए कोई भी पॉजिटिव जो न्यूज है, डोमेस्टिक जो चीज है, मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो अभी वॉर स्टार्ट हुआ है, इजीली तो थमने वाला रुकने वाला है नहीं। सो मेरा मानना है कि मार्केट वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो पोजीशन जिन्होंने शॉर्ट टाइम के लिए बनाया था, लाइक 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और वहां पर स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आपको मार्केट को और प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि वो स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत जो कम आ रहा है उसके चक्कर में आपने वेट कर गया एक बार, और बाद में आपको 6 महीना वेट करना पड़ा। क्योंकि सर क्या हुआ था ना, अक्टूबर में जो भी फंड मैनेजर इंडिया पे जिनका ऑलमोस्ट नैव वैल्यू जो टॉप पे था ना, आज तक अभी भी जितने भी पीएमएस हाउस है इंडिया में, आज तक वो फंड का जो टॉप प्राइस था ना, वो हिट होके ऊपर नहीं गया जा पाया। बहुत सारे फंड मैनेजर ने गलती ये किया कि वो कैश में नहीं गए थे, और कैश में जाना सबसे अच्छा बात होता है अगर मार्केट में ज्यादा टेंशन वॉलेटिलिटी होने का प्रोबेबिलिटी हो। तो फिर तो देखिए, जब मार्केट 25,000 में था लास्ट टाइम, मतलब आज से 6 महीना पहले का मैं बात कर रहा हूँ, 25,000, 25,200 के आसपास, उस टाइम पे मैंने प्रिडिक्शन किया था, वीडियो बनाया था, तो मार्केट नीचे आ गया। बाद में मैंने फिर से जो मेरा प्रिडिक्शन था वो भी सही हो गया कि मार्केट 21,800, और आपको तो पता है मैंने आपको ही कितना बार बोला कि 21,800 से मार्केट घूमेगा, मार्केट फिर से ऊपर आ गया। अभी मेरा मानना ऐसा है कि मेरा दो एक मॉडल पोर्टफोलियो है, तो वहां पे तो हम तो ऑलमोस्ट 40-50% लिक्विड कैश में बैठा हुआ है हम बेसिकली। तो मेरा मानना यहाँ पे है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका कहीं पे स्टॉप लॉस आ रहा है, आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। ऐसा ना हो जाए कि बाद में आपको 30% 40% एकदम से नीचे हो जाए पोर्टफोलियो, और उसके बाद आप एज ए इन्वेस्टर्स मार्केट में रहे। तो देखिए बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो अभी का सपोर्ट हो सकता है, बेसिकली सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, जो एकदम शॉर्ट टर्म मोमेंटम था जी। 55,800 के आसपास था, तो कि 55,800 के नीचे आ चुका है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा मुझे लगता है कि एक बार 54,800 के आसपास है। सो नो डाउट निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्रेशर है, और जो जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, मुझे लगता है ये आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 हफ्ता मैक्सिमम 24,500 इसके नीचे अगर गया तो मार्केट और भी खराब हो सकता है। तो आपको बस बने रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डीप करके जाना है। इसमें अच्छा क्वालिटी स्टॉक और टेक्निकल जो भी स्टॉक्स हो रहा है आपको एवरेज करना है, और यही टाइम राइट टाइम मुझे लग रहा है कि आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं हो रहा था, बहुत सारे सेक्टर नीचे नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है आपका टाइम आने वाला है, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, और जिनके पास बहुत ज्यादा लॉन्ग है पोजीशन, थोड़ा हल्का होने का टाइम है। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अब कुछ एक शेयरों पे, कुछ एक सेक्टर्स पे जरा बातचीत करते हैं फटाफट। और सबसे पहले जरा बात करने के लिए लेकर के आएंगे बजाज फाइनेंस को। आज गूगल ट्रेंड में भी शामिल है और काफ़ी मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर आपको बता दें कि आज से ये शेयर जो है, जो ऐलान हुआ था बोनस और स्प्लिट का, आप प्रशांत जी जरा आप खोल करके रखिएगा चार्ट को, उसका जो है आज ऐलान हुआ है, और उसका जो है एडजस्टमेंट जो है आज होता हुआ है दिखाई दिया है। एक तो शेयर पे जो है 1:4:1 का जो है बोनस का ऐलान किया गया था, 1:2 का स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया गया था, डिविडेंड का ऐलान किया गया था। ये तमाम चीज़ें आज एडजस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस वजह से ये प्राइस करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर प्राइस करेक्शन के हिसाब से अगर इस बजाज फाइनेंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आधे पौने % की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर कैसे देख रहे हैं आज से एक्स बोनस एक्स स्प्लिट होता हुआ बजाज फाइनेंस शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ? लास्ट वीक मैंने शायद कोई और चैनल पे बात की थी बजाज फाइनेंस के ऊपर, जहाँ पे मैं वेट एंड वॉच कर रहा था जब ये कॉर्पोरेट एक्शंस को एडजस्ट होने के लिए, बिकॉज उससे पहले जो मोमेंटम था ऑलरेडी एक बार हो चुका था। फ्रेश पोजीशन में किसी को भी एडवाइस नहीं किया था वहाँ पे, और मुझे आज लगता है कि यहाँ से फ्रेश पोजीशन करना चाहिए, बिकॉज वंस कॉर्पोरेट एक्शन का जो भी हीटनेस होता है, जो वॉलेटिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर से वो फंडामेंटल बेसिस जहाँ पे भी वो डिमांड एंड सप्लाई रहेगा उसके हिसाब से चलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी खरीदारी करना चाहिए। अभी भी चार्ट्स आज शाम तक प्रॉपर्ली अपडेट हो जाते हैं, तो फंडामेंटली मेरे लिए ये जो
स्प्लिट हुआ है, बोनस हुआ है, दैट डजंट ब्रिंग एनी मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, बट ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी में वो बहुत अच्छा नो मौका देता है मार्केट्स को और छोटे शेयर होल्डर्स को यहाँ पे खरीदने के लिए। आई एम वेरी मच पॉजिटिव। अगर यहाँ पे किसी ने फ्रेश पोजीशन लिया है एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो 900 का एक स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे खरीदना चाहिए। ठीक, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर प्रदीप जी इस पर, और उसके बाद से जरा कुछ एक दर्शकों की भी टिप्पणियां ले नो लेते डाउट हैं। सर, मैं भी पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एक बार जैसे कि ब्रेकआउट आया था 800 के ऊपर, 810 के ऊपर, और इनफैक्ट 2022 से ऑलमोस्ट 25 तक कंसोलिडेशन ही किया ऑलमोस्ट। अब देखेंगे, मैं एडजस्टेड डेटा आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 820 के आसपास, और डाउन साइड हम देखेंगे ऑलमोस्ट 550 के आसपास। तो यही जो एक बेस था ना, कंसोलिडेशन था, उसके बाद अभी ब्रेकआउट आया हुआ है। चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं वीकली चार्ट देख रहा हूं तो इस केस में तो। लेकिन मैं यहाँ पे बाय करूंगा एक डीप में। मुझे लगता है किसी ना किसी दिन आपको एक सुबह एक डीप मिलेगा, गैप डाउन मिलता है, उसी दिन बाय करूंगा, और वो प्राइस रहेगा 880 से लेके 870 के आसपास। और अभी एडजस्ट अभी रिसेंटली हुआ है, तो एक बार एक हफ्ता देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म होता है। मुझे अभी ऊपर इतना हाई वैल्यूएशन में नहीं लेना है इसको। ठीक सर, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इस बीच एक शेयर और लेकर के आते हैं जो कि आज ट्रेंड में भी है, खबरों में भी है, वो है अदानी समूह का अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट पे जो है आज हम देख रहे हैं आधे फीसद के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि दबाव ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि हाइफा पोर्ट को अटैक को लेकर के बहुत सारी स्पेकुलेशन वीकेंड पे चलती रही कि हाइफा पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से जो ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक किए गए हैं। हालांकि इसकी कंफर्मेशन दोनों तरफ से नहीं हुई, ना इजराइल की तरफ से ना उसकी जो है ईरान की तरफ से, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड करता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें अदानी का इन्वेस्टमेंट हाइफा पोर्ट को लेकर के अंदर है, तो ये जो है आज उम्मीद थी कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा दबाव यहाँ पर देखने को मिले, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 रुपये नीचे। कैसे देख रहे हैं आप प्रशांत सर? ऑब्वियसली राइट, आपने जो हाईलाइट किया न्यूज अदानी पोर्ट के ऊपर, लास्ट वीकेंड में ये न्यूज मार्केट्स में फैल रहा था, बट अदानी पोर्ट ने क्लियरली उसको डिने कर दिया है कि ऐसे कुछ उनके पोर्ट पे कहीं पे अटैक हुआ नहीं है। उनके एरिया के आसपास तो जो नो इश्यूज चल रहे हैं वो तो है ही है, बट जिस तरीके से अभी माहौल गर्म हुआ है वहाँ पे इराक और ईरान के बीच में, ऑब्वियसली इनका जो पोर्ट है शायद इस पे बिजनेस इफेक्ट आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, मे बी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना या क्वार्टर के लिए उसके नंबर्स हो, उसके जो नो अर्निंग्स हो वहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। वही चीज मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। मुझे लगता है डाउन साइड वेरी लिमिटेड है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज को अदानी पोर्ट में खरीदना चाहिए, एंड एनीवेयर बिटवीन 1340 1350 अगर कोई भी रीजन से अगर ये स्टॉक वहां पे मिलता है तो यहाँ पे अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अदानी पोर्ट को लेकर के। चलिए जरा कुछ एक दर्शकों को भी जो है यहाँ पर अपनी टिप्पणियों में शामिल करते हैं। हमारी एक दर्शक हैं पुष्पा जी, डेली लाइफ के नाम से आईडी बनाई हुई है, प्राइम मेंबर भी हैं, कह रही हैं कि राम राम विपुल जी, आईओबी में क्या करना चाहिए। सर अभी आप आईओबी की बात कर रहे थे एवरेजिंग को लेकर के, अभी ये कह रही हैं क्या एवरेज करना चाहिए क्या इन लेवल्स पे? कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है या फिर अभी होल्ड करें और नीचे आने दें उसके बाद एवरेज करना चाहिए आईओबी? प्रदीप जी आप म्यूट हो गए सर। नहीं आ रहा है? अब आ गया जी, आप बताइए जी। ओके, सो देखिए आईओबी का बेसिकली एक 34 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस काउंटर को आपको इसी जोन पे एवरेज करना सही होगा, क्योंकि जो 200 वीकली डे का मूविंग एवरेज है ना ऑलमोस्ट 36 के आसपास है। मतलब 36 अभी 36.45 36.50 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे आप एक बार अवॉइड कीजिए इस काउंटर को, एवरेज करने में भी और फ्रेश बाई करने में भी। अगर आपके पास है तो बने रहिए, मैं इस काउंटर को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है मैम, तो अब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इस बीच जो है अगले स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं वेदांता पे जरा नज़र डालते हैं। आज ये भी ट्रेंड में चल रहा है। प्रशांत सर जरा देखिए वेदांता पे, यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान की खबरें जो है यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की तरफ से जो है जो दिया गया है, ऐलान किया गया है बड़े डिविडेंड का। जून 18 को जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जो अंतरिम बैठक होगी बोर्ड की उसमें ऐलान होगा, और साथ ही साथ जो है आज आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। FY26 के में आपको रिकॉर्ड डेट जो है वो 24 जून तय की गई है। 18 जून को जो है वो आपको बता दें बोर्ड की बैठक होनी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वेदांता को लेकर के? माइनिंग कंपनी की बोर्ड मीटिंग 18 जून को होगी जी।
ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि अगर डिविडेंड के हिसाब से ये मोमेंटम वॉलेटिलिटी पॉजिटिव रहेगी तो मुझे लगता है 10 रुपए का आसपास शायद वेदांता को मिल सकता है फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक। 10 से 12 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड आए। ऑन चार्ट्स अगेन वीईडीएल ऑलरेडी एक बार मोमेंटम हो चुका है। आई थिंक अपसाइड वुड बी लिमिटेड टू द न्यूज। बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि 480 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट अगेन ट्रेडर शुड एक्ट ऑन टू द वॉलेटिलिटी और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए विच इज एट 445। ठीक, एक और शेयर जो कि अच्छे फंडामेंटल वाली बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी है, इसमें बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है और बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। प्रदीप जी जरा टाटा मोटर्स पे नज़र डालिए। यहाँ पर जेएलआर की तरफ से कमेंट आया है और वो FY26 में लास्ट ईयर से मार्जिन्स में थोड़ा दबाव देख रहे हैं आने वाले साल के अंदर। दूसरा जो इंटरनेशनल, चूँकि जेएलआर का एक्सपोजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, अब एक नया इशू जो है वो ईरान इजराइल युद्ध का है, तो क्या और दबाव देखने को, मतलब 5% टाटा मोटर्स टूट गया है लगभग एक समय जो है 5% से ज़्यादा टूट गया था, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या, और जिनके पास है वो क्या करें? विपुल जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि लास्ट आपने मुझे 10 दिन से पूछा, 10 दिन मैंने एक ही बार बताया 720 में है, 725 में है, 715 में है, मुझे नहीं लेना है। 680 आएगा तो मेरा बाइंग स्टार्ट होगा टाटा मोटर्स में। लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया। मार्केट कैप देखेंगे ऑलमोस्ट, मतलब लिक्विडिटी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे लास्ट 3 साल में भी ऑलमोस्ट 16% के CAGR के साथ ग्रोथ हो रहा है। बस मेरा कंसर्न वही था, वैल्यूएशन। अब जब क्या होता है ना, आप कोई भी स्टॉक टॉप में ले रहे हो, रिसेंटली लास्ट 2 महीने से चल रहा है स्टॉक अच्छा खासा, न्यूज के चलते चल रहा था, 750 के आसपास टॉप बनाया, टॉप बना के फिर से 700 के आसपास आया था, फिर से स्टॉक 725 720 के आसपास गया था। अभी ये जो बाजार है ना, ये बुल मार्केट का फेस 1 चल रहा था, लेकिन फेस 1 भी कंफर्मेशन नहीं हुआ। ग्लोबली अनसर्टेनिटी भरा पड़ा हुआ है, तो इस मार्केट में आपको बाय ऑन डीपी करना है। कोई भी स्टॉक आपको टॉप लेवल पे नहीं लेना है। अब लेते भी हो ना तो आप नहीं तो कल फंसेंगे। आपने मुझे लास्ट 13-14 दिन से एक ही क्वेश्चन किया था कि लेना है क्या, मैंने बोला नहीं। 680 675 आएंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा बाइंग वैल्यूएशन हो रहा है। 672 का आज लो है, तो 680 के आसपास चल रहे। जिन्होंने भी फ्रेश बाय अभी तक नहीं किया, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 40% 50%, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर 100 रुपीज इन द स्टॉक, एटलीस्ट 40-50% आप निवेश कीजिए। बाकी 50% और एक डीप में और एक करेक्शन में हम यहाँ पे निवेश करेंगे। तो आपको बाई और डीप करके जाना है इस काउंटर में। मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है ये। तो जब नीचे आए तो क्या मतलब और खरीदना है, और दूसरा जो लोगों ने पहले से खरीदा हुआ है वो एवरेज कर सकते हैं अभी? देखिए, एवरेज करने का भी ना क्या होता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट होता है। मान लीजिए एक स्टॉक पे आपने इतना एवरेज किया कि वहां पे आपका वेटेज बहुत हाई हो गया, सो अल्टीमेटली आपका नुकसान होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। सो ऐसा मेरा मानना है, एवरेज उतना कीजिए जितना आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है। तो करेंट जोन से एवरेज कर सकते हो, फ्रेश बाई कीजिए। और अगर यहाँ पे आप एटलीस्ट 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 50% इन्वेस्ट कीजिए, मतलब 25,000 इन्वेस्ट कीजिए। बाकी 25%, क्योंकि मार्केट है अनप्रेडिक्टेबल है, अगर कोई भी एक डीप मिलता है फिर से 640 के आसपास, मान लीजिए कुछ भी उल्टा सीधा हो गया मार्केट में, उस टाइम के लिए मैं एक बार छोड़ के जाता हूं। लेकिन करंट जोन से मुझे एक बार बाय करके जाना है। करंट लेवल से एक बार बाय करके जाना है, ये लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गए होंगे टाटा मोटर्स पे। जिनके पास है वो अपने हिसाब से देख ले, जिनके पास नहीं है वो 40-50% अभी खरीदारी कर सकते हैं। सर, अब जरा चूंकि बात ऑटो की हो रही है, प्रशांत सर जरा हुंडई देखिए, क्या इसके बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं क्या? जिस तरीके से अब ये आपने दोबारा जो IPO प्राइस था उसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए हुंडई के अंदर? कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या 1940 1945 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है? तो नहीं, मुझे लगता है कि स्टॉक में प्राइस के एक्शन में ऑलरेडी एक बार मोमेंटम अच्छा आ चुका है। आजकल में मैंने देखा कहीं पे एक बड़ा बाई रिपोर्ट भी निकला हुआ है, ऑलमोस्ट 2200-2300 के आसपास किसी ब्रोकर रिपोर्ट ने उसको टारगेट दिए हुए हैं। वही चक्कर में स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है, बट आई थिंक अपसाइड इज वेरी लिमिटेड फ्रॉम द करंट लेवल। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में हो, इंडियन मार्केट्स में जो ऑटो कंपनीज के लिए जो प्रेशर चल रहा है, आई थिंक वो प्रेशर इसको भी लागू होगा। बट आई थिंक इस तरीके से SUV सेगमेंट में जो सेल्स का जो प्रेशर है वो भी इस पे प्रेशर आएगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट द लीडर है SUV सेगमेंट में।
अपसाइड इज लिमिटेड। करंट किसी को अगर लेना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। किसी ने अगर भाई लकीली 1600 1700 में लिए तो मुझे लगता है कि 70 1980 के आसपास या 2000 के आसपास आपको बुकिंग करना चाहिए। ठीक, तो ये बात होंडा मोटर को लेकर के निकल के आती हुई, इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमें इस समय देख रहे हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना हो सके अपने यूट्यूब, व्हाट्सएप स्टेटस या बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ज़रिए इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन तमाम टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से और बहुत सारी जगहों से जो फैल रही है वो कम से कम हो, और हम लोगों का भी थोड़ा उत्साहवर्धन हो, हमारे एक्सपर्ट का थोड़ा उत्साहवर्धन हो, जितनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। स्टडी फॉर जॉब कह रहे हैं प्रदीप सर कुछ कॉल दीजिए, तो इस सर ये आपके लिए जो है दबाव भी बनाता हुआ जो है लगातार दर्शकों की तरफ से टिप्पणियाँ हो रही है। एक और दर्शक है पिंटू कुमार जी, SCI के ऊपर जानना चाह रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की, लेकिन ये बात तो सही है कि मतलब डिफेंस ने तो वाकई में मतलब जो चाल दिखाई है वो अनएक्सपेक्टेड है। सर आज भी जो है हम देख रहे हैं शिपिंग कॉरपोरेशन इस गिरते बाज़ार में 3.25% ऊपर 234 का लेवल देखने को मिल रहा है, और ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातचीत की थी पिछले फ्राइडे को भी, उससे पहले भी। अब सर कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें जिन्होंने पहले से ले रखा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अभी भी टिप्पणी आ रही है कि जो क्या अभी खरीद सकते हैं। अब जैसे जो हमारे दर्शक हैं इन्होंने कब लिया पता नहीं, खैर 265 पे, तो इन्होंने काफ़ी पहले ले रखा है मुझे लग रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर SCI पर? देखिए यहाँ पे दो तरह का व्यू है। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो फिर मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ पे वेट करना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए आप 233 टू 40 के आसपास। देखिए आज का भी टॉप है ऑलमोस्ट 242 के आसपास। शॉर्ट टर्म मतलब जिन्होंने 2 4 5 दिन के लिए बाई किए थे, लास्ट दिन भी हमने बात किया था, उस टाइम पे 211 का भाव चल रहा था, और बात करते करते एंड ऑफ द शो पे जब हमने खत्म किया उस टाइम पे 235 टू 30 के आसपास आ गया था। देखिए मुझे लगता है कि इस काउंटर में आपको एक बार वेट करना सही होगा, 6 से 8 महीने का टाइम दीजिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 280 का भाव, उसके बाद 300 के ऊपर भी भाव आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन आपको 6 से 8 महीना पेशेंस रखना पड़ेगा। 234 के आसपास चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 234 से लगातार 280 300 के आसपास हो जाएगा, फिर से एक बार 225 आ सकता है। तो अगर किसी को बाय करना है फ्रेश, बाय ऑन डिप करके जाइए एक बार। देखिए आज का डे लो है ऑलमोस्ट 230 के आसपास, तो 233 के आसपास चल रहा है। 225 220 एक अच्छा वैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि आपको एक बार वो प्राइस मिलेगा, तो एक बार वेट करके जाइए, बहुत जल्दी आपको ये 300 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। और बहुत टाइम से विपुल जी नहीं चल रहा था, और जिस तरीके से लास्ट दिन का जो वॉल्यूम आया, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आया है। और डिफेंस में ओनली फॉर SCI नहीं चला बहुत दिन से, तो मेरा ख्याल से स्टॉक अभी चलना बाकी है बहुत, लेकिन आपका व्यू एटलीस्ट 6 से 8 महीना होना चाहिए। 6 से 8 महीना होना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों की टिप्पणी आ रही है सर आज का भी अगर आप चर्चा डिफेंस पे रखेंगे तो बेहतर रहेगा। BL भी चल गया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन पे बात हो गई। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर और कोई समझ में नहीं आएगा तो आज इस पे ही बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए लेकिन सर अभी जो है काफ़ी लोग IRB इंफ्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रशांत सर आपसे जानना चाहेंगे IRB इंफ्रा पे क्या कमेंट रहेगा? रिकवर हो रहा है लेकिन बहुत लोग यहाँ पर हाई लेवल पर फंसे हुए हैं, 65 पे हैं, 54 पे सवाल आ रहा है, 53 पे सवाल आ रहे हैं, लेकर के लोग बैठे हुए हैं। आज 2% ये भी टूटा हुआ है। एक बीच में रिकवरी ऐसा लग रहा था कि आ रही है, लेकिन वो फिर ठंडी हो गई। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब क्या ये शेयर चलेगा, रुकेगा, रहें ना रहें, क्या करना चाहिए? सर मुझे इस तरह से उसका Q4 का अर्निंग्स पे देखता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर था, एबिटा मार्जिन में हो, पैट मार्जिन में हो। मुझे लगता है कि वही एक रीजन रहा हुआ है कि ये रिसेंटली अंडर परफॉर्म रहा हुआ है मार्केट्स में। तो ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी ट्रेंड वाइज तो नेगेटिव ही है। किसी ने ऑलरेडी अगर ले चुके हैं तो अगला एक क्वार्टर तक वेट कीजिए। जिस तरीके से Q1 के नंबर्स आएंगे, अगर वो वहाँ पे पॉजिटिविटी आती है तो यहाँ से वो स्ट्रांगली रिकवर करके 200 DMI के ऊपर, मतलब 51 52 के ऊपर आने की कोशिश करेगा। बट अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, डाउनसाइड थोड़ा अभी भी ओपन है। मुझे लगता है कि फिर से ये 45 आने की कोशिश करेगा। 45 के आसपास अगर किसी ने अगर थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे खरीदोगे तो मुझे लगता है कि वहां से एक अपसाइड 10-15% के आसपास मिल सकता है IRB इंफ्रा में। टाइम बिंग तो मुझे लगता है कि प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। ठीक सर, चलिए इस बीच आगे बढ़ते। एक शेयर और जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस हैं वो है टाटा टेक्नोलॉजी की लेकर के। 3 4 5 अलग अलग लोगों ने पूछे हुए हैं। सर जरा टाटा टेक पे देखिए प्रदीप सर, क्या लग रहा है आपको?
कोई गुंजाइश दिखाई दे रही? क्या 735 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि अंडर परफॉर्म ही रहा है, लगातार दबाव में ही रहा है पिछले 5-6 महीने से। क्या सलाह रहेगी जिन्होंने ले रखे हैं? अब क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे किस लेवल पे लोगों ने सवाल भेजे हैं अलग अलग, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन जनरल किसी भी लेवल पे हो, हायर लेवल पे, क्या सलाह रहेगी? देखिए, जब आईपीओ आया था, जबरदस्त लिस्टिंग गेन हुआ था, और उसी दिन मेरा व्यू था कि स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि वैल्यूएशन बहुत हाई है। मुझे लगता था एक बार 800 के आसपास आ सकता है, लेकिन वो एनालिसिस तो सही था, लेकिन इतना नीचे आएगा, ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि लो ऑलमोस्ट 600 के आसपास है, 620 600 के आसपास है। तो देखिए, अभी धीरे धीरे एक बेस बना रहा है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है, ऊपर आया था रिसेंटली ऑलमोस्ट 790 के 7 800 के आसपास, फिर से थोड़ा नीचे आ रहा है। इसका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम से ऑलमोस्ट 650 के आसपास। 650 इसके नीचे गया तो स्टॉक और भी खराब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शंस चाहिए। मतलब ये लोअर टाइम फ्रेम में अपना 710 और हायर टाइम फ्रेम में 760 70 यही रेंज के अंदर बहुत स्टॉक थोड़ा 2 3 4 महीना घूमेगा, और थोड़ा अपना जो बेस है इसका कंफर्मेशन के बाद थोड़ा बहुत हेल्दी टाइम चाहिए इनको, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। फंडामेंटली थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन था, लेकिन अभी के हिसाब से जो 736 750 के आसपास चल रहा है रेंज, मुझे लगता है ठीक ठाक वैल्यूएशन है, बने रहिए। और फ्रेश बाई यहाँ पे आप अगर करते हो तो इस केस में आपको 650 स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक। मुझे लग रहा है कि आज हम लोग जो थीम रखेंगे सर, एक बार फिर से हमको डिफेंस पर ही मैं सोच रहा हूँ कर लूँ। मतलब सैकड़ों की संख्या में अब सवाल हो गए हैं। हालांकि शेयर वही है, BDL BL सबको लेकर के, लेकिन ठीक है, दर्शकों का जो रुझान रहता है उस पर उसके साथ ही जाना ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपके हब टाउन को लेके काफ़ी सारे सवाल हैं सर। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस पर बातचीत की थी। कह रहे हैं कि 235 पे लिया हुआ है अमन जी, और भी कई लोग हैं जो कि हब टाउन पे फ्राइडे को सर हमारे 1 बजे के शो में भी काफ़ी टिप्पणियाँ आ रही थी। अभी क्या करना चाहिए हब टाउन को लेकर के सर? देखिए, लास्ट दिन जब हमने कॉल दिया था, एक स्टॉप लॉस बताया था मैंने 226 के आसपास शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, तो वो तो हिट हो चुका है क्योंकि प्रेशर बहुत था उस दिन। लेकिन मुझे लगता है कि वीकली चार्ट अगर मैं देखता हूँ ठीक ठाक है। अगर आपका व्यू 2 से 3 महीने का एक है तो मुझे लगता है ठीक ठाक है, लेकिन आपको तो पूछने का जरूरत ही नहीं है। 226 का स्टॉप लॉस था, वो तो हिट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है ना सर, ये ठीक होगा 230 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उस केस में। लेकिन 230 के ऊपर अभी सस्टेन करना, आज का डे हाई भी 229 के आसपास है, तो जिन्होंने भी अभी कटा नहीं है स्टॉक, तो एक बार बने रहिए। फाइनल जो है इसका खराब होगा ना, एकदम पूरा खराब हो जाएगा वो 210 के नीचे, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जब भी आप कोई भी स्टॉक पे निवेश कर रहे हो 1 से 2 दिन 3 दिन के लिए, तो उसका स्टॉप लॉस होने का चांसेस, उसका टारगेट आने का चांसेस बहुत हाई रहता है। लेकिन जब आप थोड़ा व्यू रखते हो ऐसे 2 से 3 महीने वाला, तो वहां पे थोड़ा शांति आ जाता है, क्योंकि आपको क्या होता है ना, थोड़ा टाइम मिल जाता है। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा आप शांति से बैठे रह सकते हो मार्केट में। तो मेरा व्यू ऐसा है कि सर, मानना ऐसा है कि एटलीस्ट जो भी इस मार्केट में ट्रेड आप कर रहे हो और करने का लिए सोच रहे हो, एटलीस्ट 2 से 3 मंथ आप आपका व्यू बनाइए, तो फिर जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सर, फाइनल स्टॉप लॉस जिन्होंने भी अभी नहीं काटा है उनके लिए 210 रहेगा, लेकिन वॉलेटाइल मार्केट है बहुत, कुछ भी प्रेशर आता है उसके इसमें स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपको निकलने का सलाह होगा। और बाद में पूछिएगा भी मत, एग्जिट मतलब एग्जिट ही हो जाइए, नहीं तो बाद में ऐसे आप इन्वेस्टर बन के बैठे रहेंगे 6 से 8 महीना। ये मतलब ये बहुत बार हमने अपने दर्शकों को बताया है कि जो ट्रेड आप इंट्राडे के लिए ले रहे हो, 2 दिन के लिए ले रहे हो, 3 दिन के लिए ले रहे हो, जब आपको जब उस एक्सपर्ट के टारगेट पे आपको भरोसा है तो स्टॉप लॉस पे निकल जाया कीजिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता फिर आप इन्वेस्टर बन जाएंगे, फिर साल भर बाद भी कहेंगे कि इनके कहने पर लिया था और मुझे लॉस हो रहा है। ऐसे नहीं होता। एक बार के लिए स्टॉप लॉस के साथ ठीक है, बहुत सारे ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, 1-2 ट्रेड में नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। इस हिसाब से चलेंगे तभी आप पैसे बना पाएंगे। ऐसे फिर आप माला लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अदानी ग्रीन देखिए प्रशांत सर, बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं अदानी ग्रीन को लेकर के, जानना चाह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि अभी की गिरावट में ले सकते हैं, कुछ लोगों के पास पहले से हैं, वो लोग कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 1-2 दर्शक की टिप्पणी 1074 पे है, तो अब सबके नाम तो लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्वेरीज अदानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये जो खबर आई ना हाइफा वाली, उसके बाद से अदानी पे क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि अब इस पर बाद में बातचीत करेंगे बाकी शेयरों पे, लेकिन अदानी पोर्ट पे बात हो गई। अदानी ग्रीन पे जरा एक टिप्पणी दे दीजिए सर। टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली दोनों थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हैं। वैल्यूएशन वाइज मैं फंडामेंटली अभी भी एक्सपेंसिव मानता हूँ। ये ऑलमोस्ट 100 पी के आसपास चल रहा है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यूएशन 12 के आसपास चल रहे हैं।
और इवन रेशियोज कुछ खास है नहीं, बिकॉज ग्रीन हो, रिन्यूएबल हो, ये सब चीजें जो बहुत लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स बहुत ही वोलेटाइल होते हैं। शायद अभी ये स्टॉक फिर से 800 की तरफ भी आने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर 800 तक भी आते हैं तो तब शायद ये थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेटर बनता है कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लेने के लिए। अगर ट्रेडर्स इसमें फंसते हैं तो ऑब्वियसली जैसे आप बात कर रहे थे स्टॉप लॉसेस को अगर डिसिप्लिन वे में अगर मेंटेन करना है, तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी द राइट वे टू नो अप्रोच अदानी काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो ओवरऑल मेरे लिए स्टॉप लॉस 960 के आसपास आता है, तो अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो प्लीज मेंटेन द स्टॉप लॉसेस इन दिस वोलेटाइल मार्केट्स। ठीक, ये रहा यहाँ पे अदानी ग्रीन पर निकल के आती हुई। कृष्ण कुमार पटारिया जी कह रहे हैं हेलो एवरीवन, विपुल सर प्रदीप सर को बोलिए कि कॉल देने के लिए। सर बाजार की स्थिति जब बनेगी तो फिर जब कॉल निकलेगी तो आपको दे ही देंगे, मतलब ऐसे कोई भी शेयर अगर दे देंगे तो भी समस्या हो जाएगी। तो थोड़ा धैर्य रखिए। इस तरह के बाजार में जहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई दिशा स्पष्ट नहीं है, बाजार एकदम से अभी फिर से 24,800 के ऊपर आ गया, थोड़ी देर पहले लग रहा था कहीं और बड़ा डिप ना आ जाए, तो इतनी वोलेटाइल मार्केट में एक दिन दो दिन के ट्रेड लेने से थोड़ा बचिए। आएंगे कुछ ऐसे सिग्नल तो हमारे एक्सपर्ट बिल्कुल आपको जो है वो सूचित करेंगे। कहने के एक सजेशन है, जो भी कॉल या स्टॉक रिकमेंड एक्सपर्ट द्वारा हो उसको स्क्रीन पर नीचे फ्लैश होता रहे। सर वो तो होता ही है, मतलब आपको बताते तो हैं ये भाव, ऐसा तो नहीं है, तो उसमें तो कोई मुझे लगता है कि आपका सुझाव जो है वो थोड़ा मतलब पता नहीं किस वजह से आपने दिया। कह रहे हैं पीएनबी कब बाय करूं, वो ठीक है अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस बीच अमरीन चौहान जी ने 100 रुपये की धनराशि हमें भेजी है सर। और डीबी रियल्टी और शक्ति पंप पे प्रदीप जी जानना चाह रहे हैं कि क्या खरीदारी करंट लेवल पे कर सकते हैं 1-2 महीने या फिर उससे ज़्यादा, वॉर सिचुएशन अगर ख़राब हुई तो फिर क्या करना चाहिए। खरीदना भी चाह रहे हैं, अभी लिया नहीं है। शक्ति पंप तो ऑलरेडी थोड़ा सा मूव आ चुका है, क्या सलाह रहेगी सर आपकी डीबी रियल्टी और शक्ति पंप पे? देखिए पहले मैं शक्ति पाम बता देता हूँ। देखिए इसमें हमारा कॉल था और सारा टारगेट आ चुका था, और अभी मुझे लगता है कि इस करंट जोन से आपको नहीं लेना है, एक बार आपको डीप के लिए वेट करना है। कभी भी अगर 930 940 के आसपास आता है या से भी और 30-40 रुपीस नीचे आता है, उस केस में मैं बाय ऑन डीप करना पसंद करूंगा। बाकी मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है ये जो मार्केट, बिपुल जी आपने सही बताया कि कॉल्स तो आ रहा है बहुत, लेकिन द प्रॉब्लम इज सस्टेनेबिलिटी होगा कि नहीं होगा, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि आप देखेंगे जब हम बात कर रहे थे सुबह अभी आधा घंटा पहले ही, उस टाइम पे ऑलमोस्ट निफ्टी जो स्मॉल कैप है इंडेक्स 1% नीचे था, अभी ऑलमोस्ट आधा परसेंट के आसपास चल रहा है, मतलब आधा परसेंट रिकवर हो चुका है। लेकिन ये रिकवरी आधा घंटा 1 घंटा टिकेगा या फिर से 2 घंटा बाद फिर से नीचे हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम थोड़ा बहुत है यहाँ पे ट्रेड ना करे तो बेटर है, और अच्छा क्वालिटी स्टॉक टेक्निकल और फंडामेंटल जो आ रहा है एटलीस्ट 15 से 20 दिन का एक व्यू बनाइए। ऐसा वाला माहौल अभी है नहीं, 1 दिन आधा घंटा वो माहौल चला गया। सो आपको ना मार्केट का जो मूवमेंट है उसके साथ आपको जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सो अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है 1-2 दिन, अभी सिचुएशन है एटलीस्ट 10 से 12 दिन 15 दिन, ऐसा व्यू आपको रखना चाहिए। और शक्ति पाम में मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको नहीं बाय करना चाहिए, एक बार आप वेट कीजिए, अगर 40-50 रुपीस नीचे आता है उस केस में आप बाय करके जाइए। डीबी रियल्टी क्या कर रहे हैं? डीबी रियल्टी, डीबी रियल्टी में। और इस बीच जरा कुछ एक और टिप्पणियाँ फटाफट जो है दर्शकों की अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रशांत सर आप जरा CGCL जरा एक बार जरा चेक कीजिएगा सर क्या हो रहा है वहाँ पे। हमारे एक दर्शक हैं सोनी जी, बहुत देर से कह रही हैं 183 पे लेकर के बैठी हुई हैं, अभी जो है क्या करना चाहिए कैप्री ग्लोबल पे, जरा आप देखिए तब तक। प्रदीप जी आपने देखा डीबी रियल्टी? यस, बेसिकली देखिए अभी जो एक यहाँ पे मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और जिस तरीके से लास्ट टाइम का जो टॉप था उसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एक बार बने रहिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी खराब नहीं है। आपने डीबी रियलिटी बोला राइट? यस, डीबी रियल्टी। ओके, 232 के आसपास चल रहा है, तो इसमें अभी आप किस पे बोल रहे थे, कैप्री पे बोल रहे थे क्या सर? नहीं, मैं डीबी रियलिटी में ही बोल रहा था। हाँ वही मैं कहा कि मतलब आप बने रहिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 232 के आसपास चल रहा है, थोड़ा मुझे डीप में लेना है, अगर 210 215 के आसपास आता है उस केस में आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। आपका एक फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस रहेगा 193। ठीक है। जरा यहाँ पर प्रशांत सर जरा बताइए क्या करना है सर इस समय जो है यहाँ पर कैप्री ग्लोबल में? आई थिंक कैप्री ग्लोबल टेक्निकली तो मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़ा है, तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। डाउनसाइड मुझे लगता है यहाँ से लिमिटेड है, और बट एक स्टॉप लॉस तो मेंटेन करना ही है। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है तो 158 शुड बी द स्टॉप लॉस,
और मुझे लगता है बाउंस फिर से जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है 180 के आसपास वहां तक आ सकता है। जब भी एक कॉस्ट ऑफ बाइंग के आसपास आता है तो वहां पे मेरा रिकमेंडेशन सेल रहेगा, बिकॉज मुझे वहां से अपसाइड बहुत लिमिटेड का गुंजाइश है। जी सर, आप दोनों जरा एक बार फिर से निफ्टी खोल करके देखिए जरा, क्या करें सर, बहुत शार्प रिकवरी यहाँ पर प्रशांत सर। 24,850 का लेवल अभी पार किया है, 24,864 का हाई लगाया है निफ्टी ने। ये रिकवरी क्या सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है? काफ़ी शार्प रिकवरी पिछले कुछ एक मिनटों में देखने को मिली है। कैसे देख रहे हैं सर इस रिकवरी को आप प्रशांत सर? ओवरऑल जिस तरीके से फ्राइडे को सेकेंड हाफ से भी मार्केट पे रिकवरी आई थी, मुझे लगता है वहां पे जो मैंने बताया अंडरटोन जो इंडियन मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत बड़े बड़े फंड्स इंडिया में आ रहे हैं। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, देयर इज ए टीना फैक्टर। टीना मींस देयर इज नो अल्टरनेट। सो फॉर एफआईएस अगर अल्टरनेट नहीं है ग्लोबल मार्केट में जहाँ पे शांति है, ग्रोथ है, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे पैसा को अट्रैक्ट करने वाला है। तो मुझे लगता है कि एवरी डिप पे हर एक ग्लोबल नेगेटिव न्यूज पे इंडियन मार्केट्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, तो एफआईएस भी वही चीज कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्राइडे सेकंड हाफ में भी आई थी, अभी भी स्लोली आ रही है, तो इट इज गिविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट एज वॉलेटिलिटी रहेगी, क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्लोजिंग 820 के ऊपर होता है टेक्निकली, तो आई थिंक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बट अगर क्लोजिंग फिर से ये आज के लो के आसपास अगर क्लोज होता है और नियर टर्म स्टॉप लॉस रहेगा जो अपना फ्राइडे का लो था वो 473 के आसपास, 24,473। तो जो रेंज बहुत बड़ी है, बट क्लोजिंग 820 के ऊपर आज होता है तो लगता है कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निफ्टी पे सर। जब प्रदीप जी आप भी देखिए जरा निफ्टी, और हमारे मोहित यादव जी बहुत देर से कह रहे हैं प्रदीप जी ओला ओला ओला, मतलब इनके मतलब कम से कम सैकड़ों मैसेज आ गए। ये मतलब वो जो सैफ अली खान की कोई मूवी आई थी उसमें गाना था ओले ओले करके, तो बिल्कुल उसी तरीके से ओला 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 कर रहे हैं। ओला में सर कुछ बचा नहीं है वैसे। अब हाँ, अब यहाँ से कुछ मैनेजमेंट कुछ कमाल करे तो अलग विषय है। तो प्रदीप जी पहले जरा निफ्टी पे और जरा ओला पे, क्योंकि आपके लिए ही इन्होंने टिप्पणी की है, तो आप जरा ओला ओला कर दीजिए सर। देखिए बेसिकली मुझे लगता है कि निफ्टी में 24,900 24,950 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। बाकी देखिए जैसे कि प्रशांत सर ने बताया कि इंडिया में देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच बताऊं तो नेक्स्ट 2 साल में ना बहुत मार्केट ऊपर जाने वाला है। इनफैक्ट निफ्टी को, यही निफ्टी को आप देखेंगे 27,000 28,000 के आसपास। ऐसा कोई बिग तो प्रॉब्लम है नहीं, और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, एफआईआई का पसंद कंट्री है इंडिया, तो इंडिया छोड़ के वो जाएंगे नहीं। तो शॉर्ट टाइम में क्या हो रहा है, अभी शॉर्ट टाइम में जो अनसर्टेनिटीज है वो तो है। अगर इंटरडे में मूव आ रहा है, अगर आज अच्छा क्लोजिंग मिलता है तो एक बार हम वेट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यही बात बोलते बोलते 20 दिन हो गया, मार्केट ऊपर नहीं आ रहा है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक बार मूव अच्छा आ रहे हैं, अच्छा बात है, हम भी चाहते हैं कि ऊपर आ जाए। एक बार बने रहिए इसके साथ, मार्केट के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ मुझे निफ्टी स्पेसिफिक ट्रेड नहीं लेना है। बाकी मैं पॉजिटिव ही हूँ लॉन्ग टाइम में, शॉर्ट टाइम में मैं वॉलेटाइल हूँ बहुत। देखिए बाकी ओला इलेक्ट्रिक, राइट? जी सर। ओके, तो इसमें 46 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इस काउंटर पे आपको एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। क्यों अवॉइड करना है? लगातार आईपीओ का जो उसके बाद एक हफ्ता बाद का जो टॉप है ऑलमोस्ट 158 150 के आसपास था, 100% तो पूरा गायब है। अभी 46 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट लास्ट 3 महीने से हम बात कर रहे, एक बार मैंने बताया था उस टाइम पे 70 था, बाद में मैंने बताया 60 था, अभी बता रहा हूँ 46 है। 2 महीना बाद बताऊंगा 30 रहेगा। तो इसके अंदर वैल्यूएशन मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि बॉटम बेस नहीं बनाया। अगर बेस भी बनाता, एक बेस फॉर्मेशन करता, उसके बाद सस्टेन करता, तो फिर मैं मान लेता चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस बैक का पॉसिबिलिटीज है। आप निकल जाइए। वो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, खुद को आपने आप बदल लो, नहीं तो जिस दिन जमाना बदलेगा दर्द बहुत होगा। तो ये ओला पे ओला ओले ओले हो जाएगा आपका पूरा, तो निकल जाने का सलाह रहेगा। ये शेरो शायरी कब पढ़ते हैं सर? आपके पास तो टाइम रहता नहीं, कहाँ से आप मतलब क्या जमाना तेजी से बदल रहा है, क्या बोला आपने? वो मतलब बहुत तेजी में आप बोल गए, क्या था सर वो? मैंने बोला हाँ। बेसिकली मार्केट के साथ ही रिलेट करके बता दो कि मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, खुद को अपने आप बदल लो। जिस दिन मार्केट आपको बदलेगा दर्द बहुत होगा अंदर से। तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते, क्योंकि जहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है और फंडामेंटल भी उतना स्ट्रांग नहीं है, लगातार लोअर लो लगा के डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे नीचे आ रहा है, ऐसे स्टॉक पे आपको नहीं रहना है। ठीक है, लेकिन मतलब गजब आप लोग, मतलब प्रदीप जी कहाँ मतलब
शेरो शायरी भी, मतलब डायलॉग बाजी भी इसी पे, मतलब सब कुछ कर लेते हैं। हाँ चलिए, आज के सेगमेंट पे रुक करते हैं, क्योंकि अब डिफेंस पे बहुत सारे सवाल थे, अवॉइड कर रहे थे अभी तक लेना, क्योंकि एक सेगमेंट पे जब बात करनी हो तो फिर पहले बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा। और इस गिरते बाजार में सुबह से जब बाजार ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ा कहीं डिप ना ले ले, ऐसे माहौल में हम देख रहे थे कि डिफेंस ही डिफेंड कर रहा था बाजार को, और पूरी मजबूती के साथ डिफेंस अपना उसने दिखाया है। एक एक करके शेयरों को लेकर के आते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल बीईएल और बीडीएल को लेकर के आज काफ़ी ज़्यादा है, तो शुरुआत उसी से करना चाहेंगे। बीडीएल पे प्रशांत सर आप देखिए ज़रा कैसा लग रहा है, और बहुत लोगों की जो एक टिप्पणी सामने जो रखी हुई है, और आप लोगों के भी जो सवाल है अब आप पूछ सकते हैं डिफेंस को लेकर के, तो आपके नाम के साथ भी कोशिश करेंगे, अगर दिख गए सवाल तो हम जो है आपके नाम को भी ले लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे स्टॉक तो सारे रिकवर हो ही जाए। प्रशांत सर, बीडीएल 1350 पे एक दर्शक ने ले रखे हैं। फंडामेंटली अभी भी मुझे वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल पे तो बहुत पॉजिटिव हूँ, बट जिस तरीके से स्टॉक ने रिसेंटली मतलब आप देखो मार्च 19 की तारीख की ये 1200 के आसपास था, आज ये 1840 के आसपास है, तो बहुत सारा जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो प्राइस इन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, एटलीस्ट ये स्टॉक 1700 के आसपास तो आना चाहिए, जहां पे मुझे थोड़ा सा बेटर पोजीशन रहेगा बाय पोजीशन के लिए। टाइमिंग तो मैं उसको अवॉइड ही बोलूंगा, नॉट अवॉइड द प्राइस, नॉट द कंपनी। अच्छा, जिनके पास है, जैसे हमारे दर्शक है 1350 पे नेपाल बर्मन CISF नाम इन्होंने यूट्यूब पे बनाया हुआ है, तो अब 1350 पे ले रखे हैं। आज 2-3% टूट गया है तो निकलना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन क्या निकल जाना चाहिए? नहीं, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म ने किसने लिया हुआ है 1-2 महीना 3 महीना में, अगर प्रॉफिट बन रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है। सर, बीईएल मतलब इस गिरते बाजार, उतार चढ़ाव के बाजार में पिछले 2-4 दिन से लगातार एक रेजिलियंस जो है देखने को मिल रही है, और 400 के आसपास जो है कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों का 450 के आसपास टारगेट है। आज किसी को सुन रहे थे, कहीं भी आप पढ़ रहे थे, कुछ लोग 500 के ऊपर भी अब जाते हुए इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक तरफा रैली पे क्या एक बार के लिए इन्होंने 331 पे हमारे दर्शक ने एक ले रखा है, तो क्या जिनको 60-70 रुपये बन रहे हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या जिस तरीके से ये मजबूती दिखा रहा है अभी वेट करना चाहिए? देखिए विपुल जी, मुझे आज भी याद है कि 270 से हम चीख चीख के बोल रहे हैं कि बीएल ले लो, बीएल ले लो, अभी 400 के आसपास आ चुका है। तो एक बार तो प्रॉफिट बुक भी मैंने करा दिया है शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है उनके लिए, ऑलमोस्ट 380 के जोन में, आप ही शो में। तो अभी 370, 397, 400 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी मतलब बहुत ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज है, और 460, 470 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको मॉडल, हमारे पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी हमने रिकमेंड करके रखा है। तो नो डाउट मेरा ऑलरेडी क्लाइंटों को भी मैंने बताया कि आप होल्ड करो, एंड एटलीस्ट नेक्स्ट 3 से 4 साल में आपको अगर 1000 के ऊपर भी ये जाता हुआ दिखे तो दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील। और आप अगर डिफेंस में थोड़ा भी बहुत पसंद करते हो और आपके पास अगर बीएल ना है तो इस धरती में आना मतलब बेकार है, तो आपका बीएल रखना चाहिए, नो डाउट मेरा फेवरेट स्टॉक है। और 323 30 के आसपास मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और लॉन्ग टाइम के लिए आप बने रहिए इसमें। बहुत जल्दी आपको 450 का टारगेट आएंगे, और 450 के बाद और भी नया हाई जो है आते हुए दिखेंगे। फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं क्या बीएल में अभी? फ्रेश एंट्री आप करके जा सकते हो, फ्रेश एंट्री में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टर हो, एक डीप के लिए आप वेट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें डीप नहीं आ रहा तो करंट जोन से भी करके जा सकते हो, ऐसा जा कोई सकते प्रॉब्लम हैं, नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। एचएल जो है पहले जरा नज़र पे डाल ले आते हैं, ये भी आज मजबूती दिखा रहा है 5000 के ऊपर। हालांकि बीच में जो है बाकियों के मुकाबले, जैसे बीएल रहा उसके मुकाबले थोड़ी सी, या फिर बाकी जो जीआरएससी वगैरह है उसके मुकाबले चाल थोड़ी इसकी सुस्त हुई है। लेकिन सर 5000 के आसपास प्रशांत सर आपको कैसा लग रहा है उनके लिए जिन्होंने खरीदा हुआ है, उनके लिए जो अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं डिफेंस के बारे में चर्चा सुन सुन के, क्या अभी भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 5000 पे? यस, बाय ऑन डिप के स्ट्रेटेजी हिसाब से मुझे एचएल हर डिप पे अच्छा लगता है। 5000 में भी अच्छा लगेगा, और 4750, 4800 के आसपास भी अच्छा लगेगा। डीप इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज मार्केट्स में इतने वॉलेटिलिटी है, तो सडनली कोई ना कोई सेक्टर में कोई नेगेटिव न्यूज, तो वो हिसाब से थोड़े से ये प्रेशर में आ सकते हैं। तो 200 रुपए का मोमेंटम अगर नेगेटिव आता है वहां पे मैं एग्रेसिव बाई बोलूंगा। टाइम बिंग भी यहाँ पे भी अकोमोडेट करना चालू कर सकते हैं। डिफेंस में मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेगा। जिस तरीके से
ग्लोबल माहौल है और इंडिया का जो परफॉर्मेंस रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में जो हुआ है, तो आई थिंक वहां पे इस कंपनी को अच्छा बेनिफिट रहेगा। बट अगेन इट्स लॉन्ग टर्म पे। डिफेंस को मुझे ट्रेडिंग के हिसाब से रेकमेंड किसी को भी नहीं करना है। आई थिंक एवरी डिप पे उसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बाय करना चाहिए, बट अगेन 2-3 साल के हिसाब से व्यू से ही लेना चाहिए। ओवरऑल टारगेट यहाँ पे 6,000 के आसपास आएगा 12 मंथ के व्यू के हिसाब से। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, जैसे आज खरीद करके कल अगर आप सवाल पूछते हैं कि कल खरीदा था इनके कहने पे आज गिर गया है, तो इस हिसाब से मत लीजिए डिफेंस को। अब डिफेंस अब धीरे धीरे करके बड़ा लॉन्ग टर्म का एक अच्छा प्लेयर बनने वाला है, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस दुनिया भर में घट रहा है। तो थोड़ा सा अगर एक तरफा रैली के बाद थोड़ी डिप आता भी है तो उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखिए। ये तुरंत सवाल करना वो सही नहीं है अभी। अगली कंपनी सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रदीप जी SCI को लेकर के, क्योंकि तो इस सेगमेंट में भी वो रहे, जो हम अलग से अपलोड करेंगे, 2:30 बजे अपलोड होगा। तो आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन में? लेवल्स एक बार फिर से क्या रहने चाहिए हायर लेवल पे जिन्होंने ले रखा उनके लिए भी और फ्रेश एंट्री वालों के लिए भी? प्रदीप जी आप म्यूट मत हो गए सर फिर से। सॉरी। तो देखिए एसीआई अभी चला नहीं है बहुत टाइम से, मुझे लगता है कि चलने वाला है, और ऑलमोस्ट देखेंगे कि 10,816 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो लिक्विडिटी का तो यहाँ पे सर कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। 844 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है, 232 रुपीज के आसपास चल रहा है। मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एक बार जो रेसिस्टेंस है ना वो 248.50 के आसपास है। अगर इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज देता है तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 285 से लेके 300 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। बहुत धीरे चलता है, जिस तरीके से लास्ट वीक जो वॉल्यूम आया था, और मुझे लगता है कि ये वॉल्यूम लास्ट आया था ऑलमोस्ट जुलाई 24 के आसपास। तो एक साल बाद ऐसा वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है और अच्छा खासा बेस भी बनाया। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय कभी भी अगर 220 टू 25 के आसपास एक डीप मिलता है उस डीप में करके जाइए, आपको बहुत जल्दी 280 एंड 300 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। ठीक, फ्रेश बाय के लिए क्या बताया सर आपने? सर 220 225 के आसपास, 220-25 के आसपास खरीदने की सलाह है आपके लिए, आपके हिसाब से। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड पे कह रहे हैं टारगेट और ये क्या हो सकता है। एक हमारे दर्शक हैं ईश्वर चरण जी, इन्होंने 2360 2360 पे लेकर के रखा हुआ है, टारगेट स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। प्रशांत सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, और ईश्वर जी के साथ साथ वो लोग जो कि लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 2152 2153 के आसपास इस समय चल रहा है। लोअर लेवल से इंट्राडे पे थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इनकी खरीद से तो अभी इनको लॉस हो रहा है। सर अगेन मैंने जैसे बताया कि कोचिन शिपयार्ड हो या डिफेंस में BDL हो या कोई भी स्टॉक हो, उसको शॉर्ट टर्म की सबसे मत दिखिए। शॉर्ट टर्म में आपको शायद 5% प्लस और माइनस वोलेटिलिटी स्टॉक में मिल सकते हैं, बट फंडामेंटली अगर ये 1-2 साल के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली आपका टारगेट 2500-2800 के आसपास भी है, शायद आ सकता है। तो कीप ए व्यू ऑफ 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स ऑन अबव। शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा। टाइम बीइंग मेरा लगता है ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर ये मेक करता है तो विद टारगेट ऑफ 2400 यहाँ पे पॉजिटिवली ले सकते हो। बट अगेन जिस तरीके से वोलेटिलिटी है, स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना चाहिए। 2020 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 100% मेंटेन करना चाहिए। ठीक, ये बात कोचिन शिपयार्ड पे निकल के आ रही है। आप दोनों से एक सवाल पूछेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, उसके बाद से कुछ एक और शुरू में बातचीत करेंगे। दिव्य प्रताप सिंह जी हैं, और चूंकि आप लोग दोनों की फंडामेंटल समझ अच्छी है, अब ये कह रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस म्यूचुअल फंड में मेरा 3 लाख रुपए का लमसम है। अभी मुझे 22% का फ़ायदा है म्यूचुअल फंड में, अभी रुकें या निकल लें? तो एक बहुत लोगों का एक नज़रिया, जैसे पहले जब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते थे सर, तो एक नज़रिया होता था कि 10 साल 20 साल लोग उसी हिसाब से गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते थे। अब लोगों ने यहाँ पे स्टॉक मार्केट की तरह ट्रेडिंग शुरू की है, तो ये अभी क्या इनके लिए क्या सलाह रहेगी? इनको 22% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए? छोटी छोटी टिप्पणी आपकी और प्रदीप जी दोनों की जानना चाहेंगे। जैसे मैंने बताया कि डिफेंस एज ए सेक्टर आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और म्यूचुअल फंड थ्रू के पोर्टफोलियो में होना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज एक स्टॉक पे आप बेट नहीं कर सकते हो, पूरा सेक्टर पे बेट कर सकते हो। तो फंड मैनेजर एक अच्छे टाइम पे एग्जिट करना, बाय करना, वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे ढूंढते रहेगा। मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए। अगले 3 साल के आसपास शायद यहाँ से बेटर प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं। डोंट डू ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड, दैट्स माय पर्सनल एडवाइस। ठीक, प्रदीप सर छोटी टिप्पणी आपकी क्या रहेगी इस पर? देखिए नो डाउट डिफेंस एक थीम है विपुल जी, और मुझे लगता है आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम एक था कि लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट
5 महीना पहले मैं देख रहा था, दो फंड ही बेसिकली, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड और एचडीएफसी का डिफेंस फंड, तो दोनों फंड में ना, एचडीएफसी फंड में मैं देख रहा था 130% का रिटर्न है। अब लोगों का प्रॉब्लम है कि 130% रिटर्न देख के वो पैसा डाल देते। अभी मोतीलाल का नैप देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 11 के आसपास अभी चल रहा है, और इसका फंड साइज है 3,775 करोड़ के आसपास, एक्सपेंस रेशियो है 0.31 के आसपास। तो मेरा मानना है कि अगर आपको 22% 20% के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है, डिफेंस ने अभी तक टॉप नहीं बनाया। अब डिफेंस को लेके बातचीत होता है बजट में ज्यादा, अब इस बार बजट में और भी ज्यादा होने वाला है, तो अब नवंबर से दिसंबर तक एक बार वेट करके जाइए। हो सकता है 25% आपको एक बार 42%, 45%, 50% के आसपास आपको प्रॉफिट शो कर सकता है। अब यहाँ पे दो तरह का व्यू है। अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए लिया था म्यूचुअल फंड, जो कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए नहीं लेना चाहिए, अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड आप कर रहे हो, लिए हो, तो डेफिनेटली आप बने रहिए इसमें। डिफेंस काउंटर और भी तगड़ा रिटर्न आपको देने वाला है, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 50% यहाँ पे प्रॉफिट लेके आप उसके बाद एग्जिट कीजिए, एक बार बने रहिए, और 6 से 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल बने रहिए। बने रहिए, चलिए ठीक है। और ये बात दोनों हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि लॉन्ग टर्म का व्यू लीजिए आप, और जो लोग लॉन्ग टर्म का व्यू ले रहे हैं उनके लिए कोई समस्या है ही नहीं। और आपको एक एक शेयर पे, अगर आप बाजार के विशेषज्ञ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पहली बार मार्केट में उतर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड अच्छा तरीका है आपके लिए निवेश करने का। सर जरा प्रदीप जी, आपके लिए जी शिपिंग आज के बाजार में भी 1.5% ऊपर देखने को मिला। शिपिंग डिफेंस में अच्छा मूव आया है, हालांकि ये शेयर उतना चला नहीं है, बीते एक महीने में 2-3% का रिटर्न है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी जी शिपिंग कैसा लग रहा है 1004 के आसपास? प्रदीप जी देखिए, फंडामेंटली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट देखेंगे 2300 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट सेल्स ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 15% सीएजीआर के साथ है, तो फंडामेंटली स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूंगा, देखिए टेक्निकली एक फॉर्मेशन ऑलरेडी बना चुका है, बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि 1000 के ऊपर अभी आ गया है। अगर 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 1150 से लेके 1200 का जो भाव आना चाहिए। और टेक्निकली देखिए लास्ट 2 से 3 वीक ना अच्छा से एक रैली अभी चल रहा है इसमें, तो मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक ज्यादा अभी 950 के नीचे जाने वाला है। और मार्केट में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इस काउंटर में इतना वो जो है डाउनफॉल मुझे नहीं दिखता है। तो इसीलिए जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। नो डाउट इज अ गुड, वेरी गुड कंपनी। ठीक, जी शिपिंग हो गया। एक सर जरा प्रशांत जी, आप जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जीआरएससी, क्योंकि जीआरएससी में भी काफ़ी तेज मूव रहा आज भी। ये जो है अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1.5% के आसपास की गिरावट है, 3024, 3025 ये लेवल देखने को मिल रहा है, पर 22-23% का रिटर्न आ चुका है यहाँ पर। क्या करें सर अभी? जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया, ट्रेंड मेरे लिए सेम है, व्यू सेम है। मुझे लगता है कि अगर ट्रेडर के हिसाब से लेंगे तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। इन्वेस्टर के हिसाब से आपने लिया रहेगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 3300 3400 का टारगेट मुझे यहाँ से 6 महीने से 12 महीने के आसपास दिखना चाहिए। बट ओवरऑल लास्ट वीक में एक मैं न्यूज पढ़ रहा था जहाँ पे जो शिप बिल्डिंग में है, गवर्नमेंट ने शायद अभी प्रिफर्ड से ज्यादा टेंडर बुकिंग चालू कर दिया है। तो आगे जाके जो बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के ऑर्डर रहेंगे वो टेंडर रूट रहेंगे, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इसमें आ सकता है। तो वो हिसाब से ग्रोथ यहाँ से मुझे इमीडिएटली जिस तरीके से लास्ट 4 साल में ग्रो हुआ है, गार्डन ब्रिज हो, कोचिन हो या मैजिकॉन डॉक हो, उस तरीके से ग्रोथ नहीं रहेगा, बिकॉज प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आने चालू हो जाएंगे। बट अब इमीडिएटली तो नहीं, 3-4 क्वार्टर होने के बाद मुझे लगता है कि वो इफेक्ट शायद बिजनेस में आ सकता है, कोचिन शिपयार्ड, मैजिकॉन एज वेल एज जीआरएससी। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव हूँ, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अभी भी नेगेटिविटी रहेगा। ठीक है सर। तो ये बात जीआरएससी पे निकल करके आती हुई मझगांव पे ही जाना चाह रहे थे कि अब जो है मझगांव पे सर आपका व्यू प्रदीप जी जानना चाहेंगे कि मझगांव पे अभी क्या करना चाहिए? क्या ये भी अब दूर रहने की सलाह है या आप अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? और BEML भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए मझगांव पे मुझे लगता है कि 3115 के आसपास चल रहा है, एक बार बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें देखिए मुझे लगता है और यहाँ पे 70 पॉइंट से 100 पॉइंट डाउनफॉल एक्सपेक्टेड मैं करके जा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से। और मैंने जब ऑल टाइम हाई लगा रहा था उस टाइम पे मैंने बोला था कि एक बार 2950 3000 के आसपास आने वाला है, देखिए आ चुका है। तो नो डाउट अगर आपके पास अभी थोड़ा बहुत फंड है तो इसमें आप एक बार आप इन्वेस्ट करके जा सकते हो, लेकिन बाय ऑन डिप और थोड़ा आपको करना है। इस बीच एक कॉल आ चुका है सर, मैं नाम बता देता हूं, RHIM स्टॉक का नाम है, R शॉर्ट फॉर्म है RHIM। करंट CMP है 521 के आसपास, आपको करंट CMP से बाय करना है। और मुझे लगता है कि देखिए अगर आज का डे लो है 498,
498 अगर ब्रेक नहीं होता, इसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है, तो इस केस में आपको एक बार फिर से इस काउंटर पे 535 पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 565 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। करंट लेवल पे बाय करना है 498, आज का डे लो पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 535 से लेके 565। व्यू है इंटरडे के लिए नहीं, नेक्स्ट एटलीस्ट 10 से 12-15 ट्रेडिंग सेशन के लिए है। तो अगर कभी भी मार्केट के चलते कभी भी कुछ नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस लेके भी आप निकल जाइए। देखिए रिस्की है ट्रेड, तो एक बार सोच के लीजिए, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है 498 में। RHI मैग्नेसिटा है ना, RHI मैग्नेसिटा यस के ना, यस यस, हाँ। हाँ RHI मैग्नेसिटा। टारगेट क्या बताया सर, एक बार फिर से बता दीजिए जरा। ये 435 465 मेरा दोनों टारगेट है इस पे। 435 और दूसरा 465। यस, हाँ, सीधे सीधे 30 रुपए का अंतर। तो यहाँ पर जो है, और स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए जो लोग अभी देख रहे हैं आप। 498 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 490 398 498 यस 498 का टारगेट यहाँ पर देखा गया, और 535 और 565 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 498 का। चलिए, तो ये आप नज़र बना करके चलिए। यहाँ पर अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है 520 521 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये है थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, इसलिए अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए आप यहाँ पर अपनी कॉल इनिशिएट कीजिए अपने एक्सपर्ट से सलाह लेकर के। और ये 3.5% का मूव अभी 521 के आसपास चल रहा है, नज़रें रखते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे कोई मूव आएगा तो ये 523 के आसपास अब पहुंचता हुआ, तो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इंट्राडे, नए इंट्राडे हाई बनते हुए। और ज़्यादा मूव यहाँ पर कोई आता है तो आपको हम तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए, तो आप जरा वापस अपनी थीम पर चलते हैं, लेकिन नज़रें यहाँ पर रहेगी। जी सर, आप मझगांव पे कुछ बोल रहे थे, मझगांव में बात हो गई थी शायद, क्या? मझगांव में बात हो गया था, बात हो रहा था आई थिंक BML। BML पे, जी जी अच्छा, जी। तो BML देखिए अभी मुझे लगता है कि 4200 के आसपास चल रहा है। एक बार 3850 3700 एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन है, तो उसके लिए एक बार बने रहिए। अगर 3750 कभी भी आता है तो बाई ऑन डीप करके जाना है, और जिनका बाइंग 4200 4300 के आसपास है, अब इसमें बने रहिए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज तो खराब नहीं है, बहुत जल्दी आपको स्टॉक काउंटर 4800 5000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, बट व्यू रखना है मिनिमम 8 से 10 महीना। ठीक है। आइडिया फोर्स सर, जरा प्रशांत सर आप देखिए 581-82 के आसपास, अभी 1.5% के आसपास की गिरावट है यहाँ पर। ये प्राइवेट सेक्टर में कोई प्लेयर है जो आपको दमदार लग रहा हो? सर डाटा पैटर्न मेरे लिए फेवरेट रहेगा, बट हम लोग आइडिया फोर्स पे पहले बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है। जिस तरीके से लीडर है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में है, और गवर्नमेंट का फोकस अभी आगे एक साल में चलता है कि बहुत अग्रेसिवली ड्रोन्स को परचेज करेंगे, और वो भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारा है। आपने देखा होगा लास्ट वीक जब ये ईरान इराक के बीच में चालू हो गया, वहां पे 100 ड्रोन्स को मिसाइल की तरह यूज करके उसको अटैक किया गया। तो आई थिंक ग्लोबली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे ज्यादा फोकस रहेगा, इवन FIS का हो या लोकल फंड मैनेजर्स को हो और इन्वेस्टर्स का भी हो। बट अगेन वैल्यूएशन टर्म्स अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये लेवल पे बाई करने के लिए। बट अगेन जिस तरीके से इंडस्ट्री में ड्रोन की तरफ डिफेंस एज ए सेगमेंट मूव हो रहा है, तो आगे जाके इसमें टर्न अराउंड बहुत हेवी हो सकता है। बट टाइम बीइंग तो वैल्यूएशन रिस्की है, नॉट टू बाई एट दिस लेवल्स, बट अगेन वेट एंड वॉच। एनीवेयर बिटवीन 500 अगर मिलता है स्टॉक कोई भी रीजन से, वहां पे बाइंग करना चाहिए। चलिए ठीक सर, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच अगली कंपनी, सर आप डेटा पैटर्न पे कुछ बोल रहे थे, जरा कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। सो डेटा पैटर्न मेरे लिए फेवरेट है इन प्राइवेट सेक्टर, जिस तरीके से आगे जाके एरोस्पेस में हो और जो मिसाइल्स के लिए जो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी बनाता हो, तो उसके लिए बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। बहुत सारे R&D इज कमिंग आउट विद लॉट ऑफ फ्रूट्स। ये गवर्नमेंट को अप्रोच भी कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए। तो आई थिंक वहां पे कुछ भी अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज गवर्नमेंट से आता है तो मुझे लगता है कि उसके अर्निंग्स पे इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग गिर सकते हैं। तो एक साल के व्यू के हिसाब से यहाँ पे खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत स्ट्रांगली रिकवर कर रहा है और नया हाई भी बना सकता है ये साल के अंदर। तो टारगेट नया हाई रहेगा, बट टाइम बीइंग वेरी मच स्ट्रॉन्ग। ठीक, 526 का लेवल अब देखने को मिल रहा है RHI मैग्नेसिटा में। तो शानदार मूव यहाँ पर लोअर लेवल से बढ़ता हुआ 520-21 पे हुआ था, हमने बातचीत शुरू की थी। अब 526 अभी हाई लगा करके लौटा है वहाँ से। 528 529 चल रहा है सर, ये डेटा अपडेट नहीं। 529 मुझे, चलिए एक सेकेंड जरा, हो सकता है BSE NSE का अंतर यहाँ पर कई बार हो जाता है सर, क्योंकि अभी जो प्राइस हमको मेरे सामने आ रहा है 526-27 के आसपास, 527 का हाई लगाया है अभी। नज़रें हैं हमारी,
और जैसे अपडेट होगा और ज़्यादा तो हम बताएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन आपके लिए सर आप जो है अगला पारस डिफेंस पे ज़रा एक नज़र डालिए, और आपको आपका पसंदीदा डिफेंस के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी है सर? सर पारस भी मुझे अच्छा लगता है। देखिए इसका बीटा बहुत हाई है, तब जब भागेगा तो 10% 20% चलता है, आपने देखा ही है। अब जब गिरता भी है वैसे ही गिरता है। तो जिनके पास है बने ही रहिए, लेकिन बहुत वोलेटाइल है। मेक श्योर आपका हायर प्राइस में कभी भी आप एंट्री ना करो तो अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए एक जो रिसेंटली टॉप था ऑलमोस्ट 1900 के आसपास, उस टाइम पे मैंने बताया था कि 1650 1600 के जोन पे आने वाला है, और रिसेंटली हमने देखा एक बार 1550 भी टच करके गया, अभी 1630 के आसपास चल रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। ब्रेकआउट जोन ही ऑलमोस्ट 1540 के आसपास था, तो बने रह सकते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। और इंटैक्ट डिफेंस ही सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक ओ BL हो गया, HAL हो गया, और मुझे ये दोनों काउंटर के साथ बहुत फेवरेट मेरा काउंटर है। और बाकी देखिए जब चलेंगे तो सारे एक साथ ही चलेंगे, तो ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ चीज नहीं है। ठीक। थीम के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, इंटर द थीम के साथ। नेक्स्ट 6 से 8 महीना 1 साल मैं पॉजिटिव हूँ। ये जो अभी जो सवाल लोग कर रहे हैं सर, फ्रेश बाई के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा स्टॉक जो है मिड टर्म के लिए, तो आपका पसंदीदा और प्रशांत सर का पसंदीदा। प्रशांत सर को शायद जाना भी टाइम उनका हो गया है, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी, पहले फटाफट और फिर प्रशांत सर से जी। देखिए मुझे लगता है BL आप बाय करके जाइए। BL में स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी खराब नहीं है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, और टेक्निकली भी देखा जाए तो बहुत टाइम से करेक्शंस भी इसमें नहीं आ रहा है। बार बार 400 के ऊपर आने का ट्राई कर रहा था, आज तो 400 के आसपास हाई भी है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार 460 450 का जो टारगेट है वो आते हुए दिखेंगे। और भी अगर ज्यादा आप टाइम देते हो तो स्टॉक मल्टीबैगर होने का भी बहुत पोटेंशियल लगता है। तो BL के साथ सर मैं जाना पसंद करूंगा। BL के साथ। प्रशांत सर आपके एक दो शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हैं करंट लेवल पे, जहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, कौन से अच्छे लग रहे हैं सर आपको? 3 शेयर है। एक तो दिग्गज बैंक जो ICICI बैंक है, मुझे लगता है ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे खरीद सकते हैं। 1418 के आसपास मेरा बाइंग प्राइस था आज। स्टॉप लॉस 1395 के आसपास रिकमेंड किया हुआ है। टारगेट शुड बी 1440 एंड 1460, ये ICICI बैंक पे है। और सेकंड, जिस तरीके से कंजम्पशन स्टोरी चल रहा है NBFC में, जो अग्रेसिव मोमेंटम आ रहा है, SBI कार्ड्स मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। 1000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 1004 के CMP है, और 975 के आसपास एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और 1035 और 1050 का मेरा टारगेट रहेगा SBI कार्ड्स पे। तीसरा एक छोटी कंपनी है जो रिसेंटली लिस्टेड है, बेलराइज। आज उसके रिजल्ट्स भी थे, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, एबिटा ग्रोथ हुआ है, टॉप लाइन भी ग्रोथ हुआ है। 103 के आसपास मेरा बाइंग प्राइस था, आज रिकमेंडेड किया था। और अभी 90 का स्टॉप लॉस है, बिकॉज आज रिजल्ट है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन हो सकता है। टारगेट ऑलमोस्ट आज सर्किट लेवल के आसपास है, 122 के ऊपर। तो ओवरऑल ये 3 स्टॉक्स रहेंगे मेरे आज के तारीख। चलिए, ये वो शेयर हैं जो प्रशांत सर के पसंदीदा शेयर है। बेलराइज 122 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर खरीदारी की सलाह कुछ एक और शेयरों में। स्क्रीन बदलते रहिए ज़रा थोड़ा फटाफट। इस पर SBI कार्ड पे जो है खरीदारी की सलाह 1035 1050 के साथ, टारगेट के साथ 1975 माफ़ कीजिएगा 975 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। और आज की तीसरी पिक जो खरीदारी की सलाह है वो है ICICI बैंक 1440 1460 का टारगेट, 1395 का स्टॉप लॉस। मेरा सवाल लेकिन सर ये था कि ये चले गए शायद हमारे साथ प्रशांत जी, तो थैंक यू सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बात जो है यहाँ पर निकल करके नहीं, प्रशांत सर हैं अभी। प्रशांत सर, PCR की टीम प्लीज़ थोड़ा सा, अभी हमारी थीम चल रही है तो जो है चलिए, लगता है अब चले गए हैं, तो थोड़ा सा मतलब अगर आप स्क्रीन पे उनको दिखा देते तो अभी मुझे थोड़ी सी उनसे एक सवाल और करना था चलते चलते, लेकिन पहले चूँकि अलग विंडो कट गई तो चलिए कोई बात नहीं। प्रशांत सर के बाद अब इस थीम को करते हैं समाप्त और रुख करते हैं ब्रोकर बोलेगा। चलिए, खास पेशकश हमारी ब्रोकर बोले हर्ष हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ एक कंपनी में बातचीत करने के लिए। हर्ष बताइए आज ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं और आज की पहली कंपनी क्या होगी? जी, सबसे पहली कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, इंडियन होटल्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 980 रुपये प्रति शेयर के भाव का टारगेट दिया है। अभी मौजूदा वक्त में 750 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीब 250 रुपये का अपसाइड इनको दिख रहा है प्रति शेयर के हिसाब से देखा जाए। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि पिछले 8 सालों में इन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव किए और साथ ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया, जिसका असर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहना है जेफरीज की तरफ से कि
जो आने वाले दिनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डिमांड और सप्लाई दोनों जो है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसके साथ ही इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो रेवेन्यू है वो डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को उन्होंने दोबारा दोहराया है। साथ ही 2030 तक जो पोर्टफोलियो है और कुल रेवेन्यू जो है पोर्टफोलियो का भी डबल स्थिति में देखने को मिल सकता है। और साथ ही एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे कही है जेफरीज ने कि बिजनेस का जो है एक्सपेंशन मोड आगे भी जारी रहेगा और 75% जो है एसेट लाइट मॉडल अपनाने की योजना ये बना रहे हैं। जी चलिए, इंडियन होटल्स को लेकर के जो है यहाँ पर जेफरीज की तरफ से सकारात्मक रुख है। सर इंडियन होटल्स पे आपका व्यू क्या है सर, क्योंकि होटल इंडस्ट्री पे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे काफ़ी लोग बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 808 रुपये ऊपर, अभी 744 पे चल रहा है। नो डाउट होटल में नंबर 1 कंपनी है मैं मानता हूँ, और बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऑलमोस्ट देखेंगे कि 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है इनका, 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। सो बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और देखिए जब टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 890 के आसपास, 880 890 के आसपास, अप्रॉक्स 900 के आसपास, तो वहां से अभी बहुत नीचे आया है। और मुझे लगता है हेल्दी करेक्शंस हुआ है, हेल्दी टाइम भी यहाँ पे ऑलरेडी स्पेंड हुआ है। तो अभी सपोर्ट है ऑलमोस्ट 720 के आसपास। तो मुझे लगता है दिस इज अ परफेक्ट जोन फॉर बाइंग फॉर द एक्युमुलेशन। आप बाई ऑन डीप करके जाइए इस काउंटर को। कभी भी 730 आता है, 725 आता है तो आप बाई करके जाइए। 740 चले, आप इस जोन से ही बाई करके जाइए। इसमें स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि जिसका पहला टारगेट होना चाहिए 830, और 830 के ऊपर आपको इसमें ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। इसमें आपको 950 और 1000 का टारगेट, तीनों टारगेट है मेरा यहाँ पे। 880, 950 और 1000 के ऊपर भी टारगेट है। तो आप स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 675 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा, और 1000 के ऊपर टारगेट है मेरा। अब भी हुआ है नेक्स्ट 2 से 3 साल बने रहिए इस काउंटर में। ठीक है, व्यू है 2 से 3 साल बने रहिए, ये सलाह आपके लिए है इंडियन होटल्स को लेकर के। अगली कंपनी के लिए फिर से चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली रिपोर्ट कौन सी आई है, किस पर आई है? जी, अगली जो रिपोर्ट आई है वो सरकारी कंपनी है PSU NMDC की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है। बिकवाली की सलाह दी और 55 रुपये के टारगेट दिए हैं यहाँ पर। अभी स्टॉक जो 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक नहीं रोके, बल्कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है क्या पता और गिरावट बढ़ती हुई दिखे। अब इनका कहना क्या, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने वैल्यूएशन की बात की। वैल्यूएशन जो है वो 6x पर अगर एंटरप्राइज वैल्यू के एबिटा के हिसाब से देखें तो वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर 1 रुपये कमाती है यहाँ पर अगर, तो जो निवेशक है वो उसकी जो वैल्यू लगा रहे हैं वो 6 रुपये लगा रहे हैं। यानी कि इसके हिसाब से वैल्यूएशन पर सवाल ये खड़े कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है कि जो घरेलू आयरन ओर है उसकी कीमतें अभी भी इम्पोर्ट की तुलना में 8% सस्ती है, जबकि 20% पहले ये 20% के हिसाब से 8% यहाँ पे सस्ती देखने को मिल रही है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रीमियम जो है अभी एक्सपोर्ट की तुलना में जो है वो प्रीमियम जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और सामान्य स्थिति में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यानी कि जो कंपनी जो मुनाफा भी कमा रही है कुछ % का, वो धीरे धीरे घटता हुआ दिख सकता है। और मर्चेंट माइंस का उत्पादन बढ़ना और कम निर्यात, ये दोनों कीमतें जो हैं वो दबाव दिखा सकती हैं। ये बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं कि एकदम से एक रिपोर्ट आती है। अब कोटक कह रहा है कि 55 तक आ सकता है सर, 70 के आसपास चल रहा है। एक आज ज़रूर थोड़ा सा दबाव है यहाँ पर, लेकिन अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए सर? अभी आज बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनकी भी पोजीशन है, क्योंकि सवाल काफ़ी रहते हैं NMDC को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए जैसे कि आपने बताया रिपोर्ट में 50 तक आ सकता है। देखिए चार्ट में अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। चार्ट में एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 74 के आसपास, सपोर्ट है। जो पहला सपोर्ट है इसमें अभी ऑलमोस्ट 62 के आसपास है। मैक्सिमम देखिए आप जो सपोर्ट है मैक्सिमम 60 तक आने का पॉसिबिलिटीज है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर 60 के नीचे ब्रेक होता है उस केस में 50 तो क्या 40 भी आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पे करंट जोन से एग्जिट करना चाहिए। हाँ, फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज ऐसा कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन आते हुए दिखेंगे, या ऐसा नहीं है। फॉलो अप बाइंग भी नहीं आ रहा है। टॉप बना दिया ऑलमोस्ट 75 76 के आसपास। फ्रेश बाय नहीं करना है, लेकिन जिनके पास है आप टेंशन करने का ऐसा कोई चीज इसमें नहीं है कि तुरंत आ जाएगा 50, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आप 62 का फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 62 के नीचे आता है तो लॉस लेके वही रेस्पेक्ट अब निकल जाइए। फ्रेश बाय नहीं करना है इस काउंटर में। ठीक, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अनिल तंवर जी, कह रहे हैं BEML स्टॉक पे नहीं बताते हो, क्या शपथ ले रखे हो? सर अब आप पूरे कार्यक्रम को आपने देखा नहीं, अब आप एकदम से कार्यक्रम में एंट्री मारी आपने और एक मतलब तुरंत टॉन्ट मार दिया, शपथ ले रखे हो कि BEML पे।
कार्यक्रम पूरा देखिए एक बार। ठीक है, अभी आप आए हो, आप कार्यक्रम खत्म हो जाए दोबारा पूरा प्रोग्राम देखो, एटलीस्ट यही सेगमेंट देख लेते, इससे पहले वाला डिफेंस वाला, उसमें उत्तर मिल जाएगा। नहीं मिला है अभी 2:30 बजे, उस सेगमेंट को अलग से अपलोड करेंगे, फिर से देख लेना और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो टिप्पणी करने से पहले पूरा एनालिसिस कर लीजिए, हड़बड़ाहट में क्यों टिप्पणी करना। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अगली कंपनी बीएससी है यहाँ पर, और बीएससी के अगर हम लोग बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी है, 2,900 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य रखा है। अब इनका कहना है कि मैनेजमेंट जो है वो इंतजार कर रहा है स्पष्टता का, साफ तौर पे कि जो F&O एक्सपायरी को लेकर, जो डेट को लेकर क्लैरिटी मिल जाए तो उसके हिसाब से वो आगे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। इसके बाद इनको ये कहना है कि कोई भी जिस तरीके का खबरें चल रही है, स्पेकुलेशन चल रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पे इम्पैक्ट होता दिखेगा एक्सपायरी दिन के बदलने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने ये स्थिति साफ कर दी है। लंबी अवधि की एक्सपायरी वाले क्लाइंट्स को यहाँ पर जोड़ने पर फोकस किया जाएगा आने वाले दिनों में यहाँ पर, और कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है उसकी जो व्यवस्था की जाएगी ताकि लिक्विडिटी और मार्केट शेयर को बढ़ाया जा सके। साथ ही नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और साथ ही डेटा सर्विसेज को भी यहाँ पे आगे बढ़ाती हुई दिखेगी, जिससे कंपनी जो है मुनाफा जो है उनका और बढ़ता हुआ दिखेगा। वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 तक में 30% सालाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 2900 के टारगेट तक निकल करके आते हुए बहुत सारे लोग आज ये पूछ रहे थे कि क्या फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, और एक रैली यहाँ पर रही है, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए ये भी लोग पूछ रहे हैं सर। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर बीएससी पर? ट्रेंड में रहा है लगातार बीते हफ्ते, आपकी टिप्पणी क्या होगी बीएससी पर? देखिए, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, क्योंकि लगातार लास्ट देखेंगे नो डाउट बहुत बढ़िया बीएससी ने मल्टीबैगर स्टॉक हुआ, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। आप देखेंगे 2023 के बाद लगातार अभी 2 साल में ही, ऑलमोस्ट 2 से 3 साल में लगातार इतना चला कि ऑलमोस्ट 1500% के आसपास तो रिटर्न दे दिया बीएससी ने। अब अभी रिसेंटली जो एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट एडजस्टेड डेटा ही मैं बता रहा हूँ 2050 के आसपास, उसके बाद जो डीप मिला 1200 के आसपास, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट, तो उसके बाद का ये रैली अभी मुझे लगता है कि देखिए 50% चल चुका है। तो मुझे लगता नहीं कि 2900 डेफिनेटली मैं हायर प्राइस के लिए कंफर्टेबल हूं, लेकिन द कंसर्न इज 2700 के आसपास अभी चल रहा है, स्टॉक इतना भाग चुका है। अब कल को क्या होगा अगर बाई चांस 2600-2300 के आसपास आता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो इसीलिए ये फेयर वैल्यूएशन नहीं है। नो डाउट इनका भी मोनोपोली है बिजनेस पे, क्योंकि एनएससी का लिस्टिंग हुआ नहीं है। अब मेरा मानना ऐसा है कि जब तक एनएससी का लिस्टिंग नहीं हो जाता है तब तक एक्चुअल में आप ना कंपेयर नहीं कर सकते हो कि इसका एक्चुअल में वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, क्योंकि लगातार चल रहा है, मल्टीबैगर हो चुका है। तो यहां से भी मल्टीबैगर हो जाएंगे एक साल में, लगातार लास्ट 2 से 3 साल रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। और विपुल जी, मैं बहुत ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल रहा हूं कि जब मैंने ऐसे बताया, चाहे वो एचएल को लेके, चाहे वो अदर स्टॉक को लेके, चाहे वो टाटा मोटर्स को लेके, कि आपको नहीं लेना है, एटलीस्ट आप बाय ऑन डीप करके जाइए, आपको बेचना नहीं है स्टॉक। बीएससी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी एक बार 2800-2900 का जोन में आपको होना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया इस जोन पे, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। जिन्होंने लास्ट 4 से 5 साल 3 साल के लिए बाय किए थे और यहाँ पे सडनली आपको 400-500% रिटर्न आ रहा है, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना सही होगा। मेरे ख्याल से मैं तो 2700 पे बाय नहीं करूंगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। 2200 2300 आता है, क्योंकि इसका पैटर्न वही है। लास्ट टाइम भी जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, अब देखिए अब लो लगा के गया ऑलमोस्ट 1200 के आसपास। 800 पॉइंट का जो एक गैप है नीचे मिला, तो अभी का देखिए, अभी का जो टॉप है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। तो एज पर द लास्ट प्रीवियस इंटरप्रिटेशन एटलीस्ट तो मैं ये मान के चल ही सकता हूं, जब मार्केट पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेंगे, यहाँ से 1000 पॉइंट का एक डाउनफॉल जो है मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। मैं उस जोन पे बीएससी को खरीदूंगा, मैं इस हाई वैल्यूएशन में। और ऐसा सोच मैं नहीं रहूंगा कि यहाँ पे 3000 हो जाएगा उसके बाद मेरा पैसा पे पैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं फेयर वैल्यूएशन के साथ ही बीएससी को बाय करूंगा, वो है 2200-2100 के आसपास। और एग्जिट नहीं करना है अभी है? नहीं, जिनके पास है लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो फिर आप एक्सिट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है, आपने बाय किया था मान लीजिए 2500 में 2600 में, तो मुझे लगता है आपको एक बार एक प्रॉफिट बुक करके आपको जाना चाहिए। ठीक। और हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, अशोक कुमार राय, कह रहे हैं मैं आपका प्राइम मेंबर हूं, आप बीएससी के बारे में बताएं। सर बता दिया है, देखिए अब शिकायत मत कीजिएगा, बीएससी के बारे में डिटेल में बताया है प्रदीप जी ने। जी हर्ष, आज की आखिरी कंपनी बताइए कौन सी होगी? जी, आखिरी कंपनी है एचडीएफसी लाइफ की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंटिक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है,
और 860 रुपये का लक्ष्य दिया है इन्होंने। इनका सबसे पहले कहना है कि जो रेगुलेटरी कंसर्न है और साथ ही जो कंपटीशन प्रेशर है वो अब घटता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। दूसरी चीज़ इनका कहना है कि 4 से 5 सालों में वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस जो कि यहाँ पर देखा जाता है इंश्योरेंस कंपनियों में, वो जो है वो डबल होने की संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ ही एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट जो है वो इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर इस अगर कैटेगरी में देखें तो बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे वित्त वर्ष 2026 के पहले क्वार्टर में कंपनी एक अच्छे नंबर्स दिखा सकती है अगर रिजल्ट की बात की जाए यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्नोलॉजी पर भी कंपनी लगातार खर्च कर रही है। चल, ये लास्ट कंपनी आज की। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एचडीएफसी पे, एचडीएफसी लाइफ पर? देखिए, एचडीएफसी लाइफ नो डाउट इंश्योरेंस में है, और अभी तो देखिए जितना एक कोविड का न्यूज आ रहा है मार्केट में, इतना इंश्योरेंस एंड जो फार्मा स्टॉक है वो चलने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और नो डाउट देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, और मुझे लगता है कि 1800 करोड़ के आसपास नीच प्रॉफिट देखिए पोस्ट किया है, 1,64,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और मुझे लगता है कि देखिए प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे 50% के आसपास है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत क्या हुआ है, लास्ट हम देखेंगे 2021 का जो प्राइस था ऑलमोस्ट 760 के आसपास, 780 के आसपास, अभी भी वही प्राइस में है 760। तो लास्ट 3 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, बहुत वॉलेटाइल रहा है स्टॉक, क्योंकि एचडीएफसी का नाम है तो बहुत सारे लोगों को ना ट्रस्ट हुआ था कि एचडीएफसी का नाम है, चलो बाय करके इसको एक बार छोड़ता हूं। अब देखेंगे 18 में प्राइस था 500 के आसपास, आज भी वही है 750 के आसपास, तो स्टॉक चला नहीं। जिस दिन स्टॉक चलेगा ना सर, ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जाने वाला है। आई बिलीव फंडामेंटली देखिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टॉक का जो कैरेक्टर है पर्सनली बहुत वॉलेटाइल है। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसे है कि एक बार ना 800 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम का भी जो 21 का टॉप था ऑलमोस्ट 789 के आसपास, तो 800 के ऊपर एक बार अगर वीकली क्लोजिंग मिलता है तो इसमें फ्रेश जो है वो ब्रेकआउट आ जाएगा, और नया जो बायर्स है वो आएंगे। अब नया बायर्स आएंगे, नया डिमांड आने वाला है, उस टाइम पे आप देखेंगे कि 800 से 900 एंड 1000 के ऊपर टारगेट आते हुए दिखेंगे। सो उस टाइम पे आपको फ्रेश एक बार 25 से 30% का रैली मिलेगा, लेकिन वो 800 के ऊपर वीकली वाला क्लोजिंग चाहिए, फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए उस टाइम पे। नहीं तो अभी आप लोग फिर से हो सकता है कि नेक्स्ट 2 महीने पे यहीं पे रह जाए, क्योंकि 2021 में जो था आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, तो लॉजिक नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है। आपको स्टॉक मार्केट पे रहना है, टेक्निकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजी तीनों मिला के आपको सोचना है। सो मेरा मानना ये पे विपुल जी 800 के ऊपर यहाँ पे आपको बाय करना है। चलिए ठीक, ये राय निकल करके आती हुई। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ करके 4 महत्वपूर्ण शेयर पर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। फिलहाल के लिए ब्रोकर बोले में इतना ही। कमोडिटी बाजार पर रुख करें और समझें कि इस समय क्या चल रहा है कमोडिटी बाजार में एग्रीमीटर में। उससे पहले प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई चलते चलते डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक पे ड्यूरिंग द सेशन हमने बात किया, कोई भी स्टॉक पे मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है। एंड इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्टॉक में निवेश करने से पहले आप आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड सर, जो मैंने कॉल दिया है इस कॉल का प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक मार्केट पे जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसका रिफ्लेक्ट फ्यूचर में नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होता है। आप एक बार खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद ही लीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे आपके साथ नए ट्रेड्स के साथ, बिल्कुल। और इस